Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. तो भाई और बहनों, मैं हूं अखिलेश डागा और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पेपर नंबर 4, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप लोगों ने अभी तक पहले 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोग यहाँ पर आगे चल रहे हैं। जहां पर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स किया था, आधा हमारा हो चुका था, आधा हमारा बचा हुआ है। थोड़ा सा फास्ट क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन we'll finish the features and then we'll move forward toward the scope of business economics। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चारों सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेपरेटली यहाँ पर बनी हुई है, आप जाओगे इस चैनल पर, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं फटाफट से तुम्हें बता देता हूँ। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। मैंने 25,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है एंड 90 प्लस हर साल बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स में स्कोर करते हैं। एंड आई एम हैविंग 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। मैं पिछले 3.5 साल से अन अकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ एंड आई हैव बीन द टॉप एजुकेटर ओवर हियर। एंड गाइस, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ जहां पर मैं फाइनेंस जैसे टॉपिक्स पर बड़े बड़े कंपनीज में, एमएनसी कंपनीज में मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ फाइनेंस के टॉपिक्स पर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे बारे में। फटाफट से हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे, क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन विल गेट स्टार्टेड विद द फीचर्स। ठीक है जी। तो शुरुआत करने से पहले जस्ट एक सेकेंड लो, 1 मिनट लूंगा आपका, जहां पर मैं आपको बता देता हूं संकल्प बैच शुरू हो रही 15 अप्रैल से 14 तक आप लोगों को मिलेगा 50% ऑफ। केवल 999 पर मंथ आपको यहां पर पैसा देना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर ऑफर, आप 6 महीने का 7,500 एंड 9 मंथ्स का 9,000, मतलब यहाँ पर हो रहा है आपको 1,000 रुपीज पर मंथ, विच इज रियली एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप, ये है हमारे पिछले टॉपर्स, ये आप टॉपर्स देख सकते हो। ये हमारे बैच के टाइमिंग्स। हम लोग सुबह 8:30 बजे से शाम साढ़े दोपहर को 3:30 बजे तक क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ, फटाफट से रिवीजन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इन 4 लोगों के बारे में देखा था। कौन थे वो 4 लोग? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या कहा था, जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो आपको डेफिनेटली लर्न हो गया होगा, मुझे गारंटी है इस चीज की। एडम स्मिथ ने 1776 में क्या एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पर ये फोकस करते थे और ये वेल्थ ऑफ नेशंस की बात कर रहे थे। किसकी? वेल्थ ऑफ नेशंस की बात कर रहे थे। वेल्थ ऑफ नेशंस की बात कौन कर रहा था? एडम स्मिथ कर रहे थे। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट 2 लेक्चर्स। हम लोगों ने देखा था, रिवीजन भी किया था। अल्फ्रेड मार्शल फोकस कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स पर, जहां पर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। आपको सवाल आ सकता है कि स्टडी ऑफ द मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ किसने कहा था? तो आप कह सकते हो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। लियोनेल रॉबिन्स के बारे में ये बात करते हैं रिलेशनशिप्स पे। क्या है रिलेशनशिप्स? तो रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्स एंड इट एंड। स्केर्स मतलब रिसोर्सेस एंड एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स। तो स्केर्स रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। स्केर्स रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो यहां पर लियोनेल रॉबिन्स जो है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही इज टॉकिंग अबाउट द लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्स एंड इट एंड। रैगनर फ्रिश ने 1933 में क्लासिफिकेशन किया था इकोनॉमिक्स का इनटू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको सवाल आ सकता है किसने क्लासिफिकेशन किया था? रैगनर फ्रिश ने। कौन से साल में किया था? 1933 में क्लासिफिकेशन किया था। दैट्स इट, वी आर डन विद दिस एज वेल। तो ये चारों चीजें आई होप दैट पक्के से दिमाग में फिट हो चुकी है, राइट? ऑसम। फिर हम लोगों ने देखा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम लोगों ने एक फैमिली, एक इंडिविजुअल फैमिली को समझने की कोशिश की कि वहां पर चीजें कैसे चलती है। तो अगर मैं देखूं तो ऑइकोनोमिया, ऑइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ऑइकोनोमिया ये एक ग्रीक वर्ड था और यहां से इसका मतलब निकल कर आता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है जी। आपको पूछा जा सकता है ऑइकोनोमिया का मतलब क्या है। जहां पर हम लोगों ने देखा था एक पप्पा की इनकम लिमिटेड है और वो कैसे सारे घर वालों की जरूरतों को पूरा करते, कैसे उनकी डिमांड को पूरा करते। कभी कुछ चीजों को पोस्टपोन करते, कभी कुछ चीजों को लेने वाले हैं, कभी कुछ चीजें सस्ते में ले लेते, कभी कुछ चीजें को सब्सटीट्यूट वगैरह ले लेते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक वांट तो पूरी नहीं हो सकती है।
लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोग को मैनेज करना होगा, हम लोग को यहाँ पर हमारी लिमिटेड रिसोर्सेस को मैनेज करना होगा और हमारी वांट्स को कैसे तैसे पूरा करने की कोशिश करनी होगी। वैसा ही होता है एक मैक्रो लेवल पर, एक कंट्री के लेवल पर, जहां पर रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है और हम लोगों के पास क्या है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस भी देखे थे। जी हाँ, माइक्रो और मैक्रो का हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा था, जहां पर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट मतलब क्या, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब क्या। ठीक है, इंडिविजुअल इनकम माने क्या, नेशनल इनकम माने क्या मैक्रो, नेशनल आउटपुट माने क्या मैक्रो, इन्फ्लेशन मैक्रो, जनरल प्राइसिंग मैक्रो। ठीक है, ये आपको सब पता होना चाहिए। फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो, माइक्रो, पर्टिकुलर कमोडिटी माइक्रो, प्राइस थियरी माइक्रो, इनकम थियरी मैक्रो, लंपिंग मेथड मैक्रो, एंड स्लाइसिंग मेथड माइक्रो। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। जो पहली बार ये देख रहा है, ये बच्चा भाटी रिवीजन चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलिए, सो बढ़ते हैं आगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जहां पर हम लोग इकोनॉमिक थियोरीज को हमारे बिजनेस प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं, और जब हम ये बिजनेस प्रैक्टिस में इकोनॉमिक थियोरी को मिक्स कर देते हैं तो बन जाता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स, गॉट इट एवरीवन। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर, ये जो हमारा पिछला लेक्चर था इसके, उसमें मैंने ये बिजनेस इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से, नहीं सेकेंड लेक्चर पे ही कर दिया था एक्सप्लेन। ठीक है, यस। अभी ये वाला रिवाइज करते हैं फटाफट से। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक इज एन आर्ट, business economic uses microeconomics, business economic uses macroeconomic, business economic is pragmatic, business economic is positive, business economic is normative, business economic is descriptive, business economic is prescriptive, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary. Come on, everyone, one more time. Come on, come on, come on. मजा आ रहा है? Yes. Business economic is a science. Business economic is an art. Business economic uses microeconomic. Business economic uses macroeconomic. Business economic is pragmatic. Business economic is positive. Business economic is normative. Business economic is descriptive. Business economic is prescriptive. Multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary. इसका मतलब भी हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था इसका मतलब? साइंस मतलब क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आर्ट मतलब क्या होता है? आर्ट, आर्ट मतलब क्या होता है? आर्ट मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आर्ट कहते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या है? ये आर्ट, आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? मैंने आपको समझाया था कि हम लोगों को हमारे कंपनी के अंदर जो चल रहा है, जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, हमारी क्वालिटी है, हमारा प्राइस है, हमारा कॉस्ट है, ये सारी चीजों को एनालाइज करना जरूरी है क्या? हाँ। अरे धंधा करते समय पर तो माइक्रो इकोनॉमिक का एनालिसिस तो करेंगे ही ना। लेकिन भाइयों और बहनों, माइक्रो का एनालिसिस करते समय हम लोग को एक और चीज ध्यान रखनी है, मैक्रो का भी एनालिसिस करना पड़ता है। मैक्रो मतलब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चेंज हो रही है, टैक्सेस क्या चेंज हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है। माइक्रो भी जरूरी है, हाँ, मैक्रो भी जरूरी है, हाँ, दोनों भी जरूरी है। यस, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, बिजनेस इकोनॉमिक यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एज वेल। ठीक है जी, यहां तक हुआ था। yes. फिर हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, जहां पर मैंने आपको बताया था ये 5 स्टार है। इसको तो मतलब डेफिनेटली कोई भी हालत में, क्या कोई भी हालत में आपको ये बहुत अच्छे से करना है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूं पॉजिटिव की, तो मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं यहां पर बात कर रहा हूं फैक्ट्स एंड ओनली फैक्ट्स की। जब मैं बात कर रहा हूं नॉर्मेटिव की, तो मैं क्या बात कर रहा हूं? ओपिनियंस की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ओपिनियंस की, या फिर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट ओपिनियंस और आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट?
what वैल्यू जजमेंट्स, वैल्यू जजमेंट्स। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव में क्या आता है, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी। मतलब ये जो स्टेटमेंट हो सकता है या फिर ये जो फैक्ट हो सकता है, दैट इज क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट होते हैं या फिर फैक्ट होते हैं। दैट माइट बी रिलेटेड टू प्रेजेंट, दैट माइट बी रिलेटेड टू द पास्ट, दैट माइट बी रिलेटेड टू द इवन फ्यूचर एज वेल। इट कैन बी प्रूव्ड, हाँ दिस कैन बी प्रूव्ड, है ना। ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, हाँ हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, इट इज डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, ये प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव में होगा नहीं होगा पता नहीं ने, पता नहीं हमको, कैन नॉट बी प्रूव्ड। ऑट टू बी, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होती थी तो तुमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, हाँ क्या गारंटी पढ़ाई करके मार्क्स मिलेंगे। हाँ। तो वो नहीं कि मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको, कौन सा, मासी उसको कहती है कि मेरे को सिर्फ 95 है बेटा, तो संडे को भी पढ़ाई करती थी तेरे को 98 आते थे। अरे क्या मजाक हो रहा है, हाँ क्या मजाक हो रहा है। तो ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। जहां पर शुड बी एंड ऑट टू बी, हैव बीन, ये सब कुछ आता है। ये क्या होता है जी, ये होता है तुम्हारा, यहाँ पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है ऐसी चीजों पर। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर एग्जाम्पल्स भी दिया है। हायर इंटरेस्ट रेट विल डैम्पन द हाउस प्राइसेस, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं प्राइसेस कम होंगे। रिलायंस इंडस्ट्री मेड द प्रॉफिट ऑफ 5,000 करोड़, क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। डिस्पोजेबल इनकम हैज डिक्लाइंड लास्ट ईयर बाय 15%, हो गया है ना, पास्ट का है ना, खत्म। वी मस्ट ट्राई टू बूस्ट द डिस्पोजेबल इनकम, वी मस्ट ट्राई टू बूस्ट द मिनिमम वेज रेट शुड बी रेज्ड बाय 20%। Reliance should have made the profit of 1,000 crores with the available resources। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, आई बात समझ, चलो जी। तो यार हमने पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव तो देख लिया, डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव भी देख लिया। अभी हमको समझना है प्रैग्मेटिक क्या होता है। प्रैग्मेटिक, मुझे आप लोग बताओ कि अगर मैं कोई धंधा करता हूं, है ना, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, तो क्या यहाँ पर कोई थंब रूल है क्या कि ऐसे कर लिया ना मतलब तुम्हारा बिजनेस पैसे ही पैसे हो गया। नो यार, बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ सकती है जो हमको नहीं पता, राइट। तो वी हैव टू सॉल्व द सडन प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग। सो प्रैग्मेटिक मतलब क्या है, ये काफी अनसर्टेन होता है और ऐसी अनसर्टेन प्रॉब्लम आ सकती है और हम लोग को उसको प्रैक्टिकल तरीके से संभालना है। ठीक है, सो वी हैव टू सॉल्व दैट प्रैक्टिकली। सो प्रैग्मेटिक मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, बट यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम प्रैक्टिकली। बिजनेस इज ऑल अबाउट दैट ना। अदरवाइज ऐसे श्योर शॉर्ट सोल्यूशन होता था तो हर कोई धंधा करता था, हर कोई बिजनेस करता था, है ना। ऐसे नहीं होता है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पर अनसर्टेन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपको उस अनसर्टेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, बीन बीन वेरी प्रैक्टिकल, बीन वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, सो यहाँ पर आपको अनसर्टन बोल दूं या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कह दो, है ना। दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ, देखो बिजनेस का कोई ऐसा रूल है क्या कि शॉर्ट शॉर्ट तुमको सक्सेस मिलेगा, शॉर्ट शॉर्ट इतना प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस करते करते पता चला कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई। बिजनेस करते करते पता चला कि अरे यार वो प्रोडक्ट की क्वालिटी ना जैसे चाहिए थी वैसा नहीं मिला। बिजनेस करते करते पता चला कि लोग की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई। तो ये क्या है, ये सारा अनसर्टेन है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही तो ये कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स काफी प्रैग्मेटिक है ना। अपने को काफी एकदम क्या रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। अनसर्टेन प्रॉब्लम्स आएंगे, अनसर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, चलो जी, अमेजिंग। सो बिजनेस इकोनॉमिक इज प्रैग्मेटिक, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया, चलो ऑसम। सो यहां पर ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। लेकिन मैंने एक चीज आपको और एक बोली थी ना, इंटर डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। लास्ट पॉइंट मैं लिखना भूल गया, यहां पर लिख रहा हूं, क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, और यू कैन से मल्टी डिसिप्लिनरी।
व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी? बिजनेस में आप लोगों को अलग अलग तरीके का नॉलेज होना जरूरी है, चाहे वो तोरा तोरा नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन वो तोरा तोरा नॉलेज होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर डिसिप्लिनरी, और उसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी कहते हैं या फिर हम लोग उसको मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप लोग को थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, थोड़ा सा लॉ पता होना चाहिए, थोड़ा सा बिजनेस करने के बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? इंटर डिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है जी, गॉट इट एवरीवन? आई बात समझ? क्या कहना चाहते हैं हम यहां पर आपको? ठीक है, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर एंड इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स के सारे फीचर्स में एक बार रिपीट कर रहा हूं, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, चलिए। So business economic is a science. Business economic is an art. Business economic uses microeconomic analysis. Business economic uses macroeconomic analysis. Business economic is pragmatic. Business economic is positive. Business economic is normative. Business economic is descriptive. Business economic is prescriptive. Multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary. Got it, everyone? Repeating it one more time and then moving forward to the scoop. ठीक है, चलो एक बार रिदम में अच्छे से। Business economic is a science. Business economic is an art. Business economic uses macroeconomic. Business economic uses macroeconomic. Business economic is pragmatic. Business economic is positive. Business economic is normative. Business economic is descriptive. Business economic is prescriptive. Interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, मल्टीडिसिप्लिनरी। गॉट इट? चलो जी, आई होप दैट दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर यू गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरफ। सो क्या है ये स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्कोप मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को टच कर कर निकल गए हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। स्कोप बता रहे हैं कि कितना सारा चीज हमको बिजनेस करते समय पर देखना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, इन्होंने यहां पर सिर्फ टॉपिक्स को टच किया है, क्योंकि डिटेल्ड में इन टॉपिक्स को आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। डिमांड का पूरा एक लंबा चौड़ा चैप्टर है, तो डिमांड एनालिसिस एकदम शॉर्ट में यहां पर समझाया है। प्रोडक्शन का पूरा अलग चैप्टर है, यहां पर शॉर्ट में समझाया है। कॉस्ट का, मार्केट का सेपरेट चैप्टर है, जहां पर हम लोग यहां पर कॉस्ट एनालिसिस, प्रॉफिट मैनेज पूरा देखने वाले हैं। प्राइसिंग कैसे करते हैं मार्केट चैप्टर में। तो ये सारी चीजों को यहां पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? इंट्रोड्यूस करवाया है। क्या करवाया है जी? इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, लेट अस सी। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से सारी चीजें समझाऊंगा मैं आपको। ये सबसे पहले पॉइंट देखते हैं डिमांड एनालिसिस का। देखना यहाँ पर मस्त एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल के साथ। डिमांड एनालिसिस मतलब क्या होता है? अब लेट अस से मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, तो लेट अस से डागा 10 का कोई बिजनेस है। तो डागा 10 का एक बिजनेस है। डागा 10 को अगर पता ही नहीं है कि कितनी डिमांड है, तो क्या डागा 10 यहां पर डिमांड आने के बाद रॉ मटेरियल को बुलाएगा, लेबर को बुलाएगा, और फिर प्रोसेसिंग शुरू करेगा और बनाएगा और फिर बेचेगा? द आंसर इज नो। अगर मैंने ऐसे टाइम पर किया तो क्या होगा? शायद मुझे समय पर टाइम पर मैं जाऊंगा, बोलूंगा अरे जल्दी जल्दी दो ना मेरे को रॉ मटेरियल, तो वो उस चीज का फायदा उठाकर तुम्हें ज्यादा भाव में बेच सकता है। तुम कम क्वांटिटी परचेस कर रहे हो तो तुम्हें ज्यादा प्राइस लग सकती है। लेकिन मेरे को ऑलरेडी अगर पता है, मैंने अच्छे से एनालिसिस किया। क्या एनालिसिस किया मैंने? देखो, मैंने एनालिसिस किया कि पिछले बार मेरा सेल्स जो था साल 2020 में, वो था सेल्स करीबन मेरा लेटेस्ट से 1000 यूनिट्स का।
फिर मेरे को पता चला कि यार साल 2021 में मेरा सेल्स जो था वो करीबन 1100 यूनिट्स का था। साल 2022 में मेरे को ना सेल्स में थोड़ा सा कितना हो गया था, वो 1050 यूनिट्स का था। फिर साल 2023 मेरे लिए बहुत अमेजिंग था। साल 2023 मेरे लिए इतना अमेजिंग था कि जहां पर मेरा सेल्स डायरेक्टली 1500 हो गया। अब जब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, जब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, मैं रॉ मटेरियल को बराबर से लेकर आऊंगा बल्क में। इस हिसाब से कितने लेबर मुझे लगते हैं, तो वो भी मैं बराबर से लेबर का पूरा की पूरा बंदोबस्त कर कर रखूंगा। उसी हिसाब से मेरे को कितना फाइनेंस लगने वाला है, बाहर से लोन लेने का है या नहीं लेने का है, ये भी मेरे को समझ में आएगा। मेरे को मशीनरी एक्स्ट्रा लग रही है या मेरे को मशीनरी एक्स्ट्रा नहीं लग रही है, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो ये डिमांड एनालिसिस मैंने क्या किया, अगले साल ना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 1800 यूनिट्स तो बेचने ही वाले हैं। तो मैं 1800 यूनिट्स के हिसाब से रॉ मटेरियल मंगाऊंगा। 1800 यूनिट्स के हिसाब से कितने लोग काम को लगेंगे, 1800 यूनिट्स के हिसाब से कितना फाइनेंस लगेगा, और 1800 यूनिट्स के हिसाब से कितनी मशीनरी लगेगी, सो दैट मेरे को यहाँ पर किसी भी चीज के लिए क्या मुझे यहाँ पर ज्यादा पैसा, एक्सेस पैसा देना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। मुझे यहाँ पर एक्सेस मनी देना नहीं पड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सेस पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्या मुझे यहाँ पर क्या मुझे यहाँ पर फाइनेंस अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पहले ही बैंक के पास जाऊंगा, बार्गेन करूंगा, अलग अलग बैंक के पास जाऊंगा। रॉ मटेरियल के लिए मैं पहले ही क्या करूंगा, रॉ मटेरियल के मैं पहले ही देखूंगा कि कौन मार्केट में बेच रहा है, कौन सस्ता बेच रहा है, कौन महंगा बेच रहा है। फिर मैं बार्गेनिंग करूंगा कि चलो मैं वॉल्यूम में एक साथ परचेस कर रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा सा सस्ता प्राइस कर दो ने, तो मेरे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। तो इतना सा छोटा सा वर्ड है ये, क्या, डिमांड एनालिसिस। इतू सा वर्ड है भाई, डिमांड एनालिसिस। लेकिन इस डिमांड एनालिसिस के कारण कितनी सारी चीजें डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली, और कितना सारा इंपॉर्टेंट होता है, कितना सारा हमको डेटा मिलता है कि फ्यूचर में क्या करने का है। सो डिमांड एनालिसिस मतलब क्या होता है, फोरकास्ट करना होता है। तो हमारा इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, हमारा इंडस्ट्री में डिमांड ओवरऑल बढ़ रहा है, हमारी कंपनी इतने इतने परसेंट से ग्रो कर रही है, नेक्स्ट ईयर हम लोग इतने इतने परसेंट से ग्रो करेंगे। अरे डिमांड एनालिसिस कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है भाई, कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है एवरीवन? आर यू गेटिंग दिस? सो डिमांड एनालिसिस मतलब क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग। लेकिन सर हमको एक दिक्कत है सर, हाँ हमको दिक्कत हो रहा है। मैंने कहा क्या? सर आपने 1800 बोला है, 1800 यूनिट, 1800 यूनिट्स आप बेचोगे। मैंने कहा हाँ बेचेंगे। सर लेकिन ये 1800 आप कैसे बोल सकते हो, 1800 ही होगा क्या, एग्जैक्टली सेम होगा क्या? मैंने कहा नहीं भाई, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। ये 1800 से थोड़ा कम भी हो सकता है, 1800 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पहले तो मैं 1000 यूनिट्स के हिसाब से तैयार था ने। अब मैं 1800 के हिसाब से रेडी हूं ना, तो 1700 भी हो सकता है या 1900 भी हो सकता है, लेकिन उसके आसपास तो रहेगा। मैं प्रिपेयर्ड तो हूं उस चीज के लिए। लेकिन अगर मैं 1000 का प्रिडिक्शन करता हूं और वो 1800 हो गया, तो देर इज ह्यूज गैप इन दिस। लेकिन मैंने 1800 के आसपास अप्रोक्सीमेटली उतना तो इसके आसपास आएगा, उतना तो उसके आसपास आएगा। तो कहने का मतलब है, डिमांड एनालिसिस जो तुम करते हो, ये कोई तुम्हारा एकदम फिक्स वैसे के वैसे उतने ही यूनिट्स का होगा क्या? नहीं भाई, उतने ही यूनिट्स का नहीं होगा। उसका एग्जैक्टली उतना भी नहीं होगा, उसके आसपास रहेगा। तो मैं ये सारी चीजों को बेटर तरीके से मैनेज कर पाऊंगा, मेरे फाइनेंसेस बेटर तरीके से मैनेज हो गए, मेरे रॉ मटेरियल्स बेटर तरीके से मैनेज हो गए। तो डिमांड एनालिसिस एक फर्स्ट स्टेप बन जाता है। एक कंपनी को तुमको चलाना है तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप बन जाता है, जहां पर बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे कि इसका दूसरा अगर हम पार्ट देखें, क्या है ये, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग। बहुत सारे बच्चे शेड्यूलिंग कहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग स्केड्यूलिंग कहते हैं। मैं पर्सनली स्केड्यूलिंग कहता हूँ ना, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग। मतलब क्या है कि प्रोडक्शन करते समय कौन सी चीजें लगने वाली हैं, सारा प्लान, सारे लोग, सारा रॉ मटेरियल, क्वालिटी, क्वालिटी चेक, सारी चीजें प्रॉपरली स्केड्यूल्ड है। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन का स्केड्यूल ठीक से प्लान नहीं होता है, अगर तुम्हारा प्रोडक्शन का स्केड्यूल ठीक से प्लान नहीं होता है, तो तुम्हें पता है क्या होता है, बहुत सारी दिक्कत आती है आगे चलकर।
बहुत सारी दिक्कत आती है। सो प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग में तुम लोगों को बराबर से प्लानिंग करनी है कि तुमको कितने सारे लेबर लग रहे हैं, तुमको क्या क्या क्वालिटी चेक चाहिए रॉ मटेरियल्स में। रॉ मटेरियल जब भी आता है ना बड़े बड़े कंपनीज में, उसका पहले क्यूसी होता है, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल है ना, और पूरा की पूरा क्वालिटी चेक होता है। तो पहले वो क्वालिटी चेक में पास हुआ तो ही वो आगे प्रोडक्ट में प्रोडक्शन के लिए जाता है, अदरवाइज फिर से वहीं से बाहर से भेज देते वो, चलो फिर से लेकर जाओ इसको। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग की एक प्रॉपर तुम्हारी प्रोसेस होनी चाहिए, जहां पर तुम लोग क्या कर रहे हो कि कितने बैचेस में गुड्स बनेंगे, कैसे क्वालिटी के गुड्स बनने चाहिए, कितने लोग लगने वाले हैं, कौन अगर नहीं आया है तो फिर उसके बदले में कौन आएगा, इन्वेंट्री कितनी है, अननेसेसरीली बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है क्या, नहीं, अननेसेसरीली बहुत कम प्रोडक्शन करना है क्या, नहीं। तो ये इन्वेंट्री को भी चेक कर कर अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करते हैं। डिमांड को भी देखकर अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करते हैं, बराबर ना। डिमांड को देखेंगे, डिमांड अगर ज्यादा है तो ही तो मैं प्रोडक्शन करूंगा, डिमांड अगर कम है तो प्रोडक्शन नहीं करूंगा, डिमांड अगर कम है तो प्रोडक्शन नहीं करूंगा। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है जी। समझ में आ भी गई बच्चा पारी, समझ में आ भी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट मैनेजमेंट। देखो दो चीजें मैंने आपको समझाई, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड डिमांड एनालिसिस। अब यहां पर हम लोग क्या देखने वाले, प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट के साथ साथ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखना है, और मैं ये तीन चीजें साथ में समझाऊंगा। कौन सी, कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट। क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो है तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन मुझे बहुत ही कहते हुए ये लगता है कि यार बहुत सारे लोग ना इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अलग 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 पढ़ाई करते हैं। अरे भाई, प्रॉफिट, कॉस्ट, प्राइसिंग, ये तीनों कहीं ना कहीं पर इंटर रिलेटेड है भाई, इसको तीनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट मैनेजमेंट, ये हमारी प्राइसिंग जो होती है, और और हमारा कॉस्ट एनालिसिस जो होता है, ये तीनों को एक साथ हमको पढ़ना पड़ता है। अगर इन तीनों को एक साथ हमने नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली यहां पर आपको क्या होगा, यहां पर आपको समझ नहीं आएगा ठीक से। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक ब्लड बैंक का एग्जांपल देखो। हाँ बेटा, जो भी पढ़ते हैं प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ब्लड बैंक है, ठीक है, ये एक ब्लड बैंक है। मैं यहाँ पर ऑडिट करता था, मैं यहाँ पर ऑडिट कर रहा था। अब हुआ क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं मतलब क्या कर रहा था, एक इंडिविजुअली इस एक पर्टिकुलर क्लाइंट को हैंडल कर रहा था, जहां पर ये ब्लड बैंक को ना एक प्रॉब्लम थी। इनके करीबन 10 ब्रांचेस थे। कितने ब्रांचेस थे, 10। तो इनके 10 ब्रांचेस थी करीबन, उनके दो ब्रांचेस बहुत सही चल रहे थे, बाकी ब्रांचेस में थोड़ा सा ठीक ठाक कामकाज चल रहा था। कहीं पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि यार प्रॉब्लम क्या है ना। मतलब उनको ये लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं पर तो रेवेन्यू जो है वो लीकेज हो रहा है, कोई ना कोई चोर है, चोर। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब हुआ क्या बेटा, इस ब्लड बैंक को ऑडिट में कर रहा था, और जब मैं ऑडिट कर रहा था ना, तब बहुत साल पहले की बात है ये, मैंने इस पूरे की पूरे बैंक का पहले 10 दिनों में पूरी उथल पुथल मचा दी थी। 10 दिनों में इतनी उथल पुथल मचा दी थी बैंक में, क्योंकि मैं यहां पर उसका प्रॉपरली इंटरनल ऑडिट कर रहा था। क्या कर रहा था, इंटरनल ऑडिट। तो मैं एकदम डिटेल्ड में जा जाकर सारी चीजें देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। अब हुआ क्या, यहां पर मैंने कुछ दिनों बाद मेरे को सारी लिंक्स लगानी थी कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं क्या करता था, सारे अलग अलग लोगों को बुलाया था। मैंने कई बार सेल्स वालों को बुलाया और बोला कि तुम क्या करते हो, कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर। फिर मैंने एक बार परचेस डिपार्टमेंट को बुलाया कि परचेस डिपार्टमेंट तुम ऑर्डर किस हिसाब से देते हो, है ना। फिर जो इधर जाते हैं ना ब्लड बैग्स को डोनेशंस के लिए जाते हैं, फिर वो ब्लड बैग्स लेकर आते हैं, फिर उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, मैंने उनको भी बुलाया, टेक्निकल पर्सन्स को। फिर मैंने लैब वाले
जो वो ब्लड आने के बाद जो प्रोसेस करते हैं और क्या क्या चीजें लगती है, मैंने लैब वालों को भी बुलाया। अब हुआ ये, एकदम एकदम रियल घटना है ये। हुआ ये, मैं जाता था सुबह करीबन 10 बजे के आसपास, और रात में मैं काम करता था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 6 बजे तक, लेटर ऑन 7 बजे तक, और कभी कभी 8 बजे तक भी बाद में मैं करने लग गया। आई वॉज वेरी वर्कोहॉलिक, है ना, बहुत काम करता था। अब ये 10 दिनों में मैंने यहाँ पर इतना उथल पुथल मचाया कि सेल्स वाले परेशान, परचेस वाले परेशान, टेक्निकल लैब वाले, और ये लोग बोले यार ये कौन ऑडिटर आया है यार, मतलब बहुत परेशान कर रहा है यार। तो जब मैं 7-8 बजे तक बैठ रहा था, वहां का वाइस चेयरमैन जो था, वाइस चेयरमैन, वो एक दिन आया, और ऐसे ही जहां पर मैं काम करता था वहां पर आया, हंसते हंसते मेरे को बोला, क्या बोला पता है, हंसते हंसते, अरे क्या सर, कुछ मिला या नहीं मिला? हाँ, सुबह 10 बजे से आते हो और 7-8 बजे तक काम करते हो, हमारे सारे एम्प्लॉयज को आप परेशान करते हो, सब तंग आ गए बोले आपसे, लैब वाले, टेक्निकल, परचेस वाले, इन्वेंट्री वाले, सेल्स वाले, सब के सब सर परेशान है, कुछ मिला या नहीं मिला? सिर्फ दिन भर वो एक्सेल एक्सेल खेलते रहते हो और लोगों को परेशान करते हो हमारे। अभी मेरे पास कुछ जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे को कुछ मिला नहीं था सच, मैं अभी तक प्रोसेसिंग कर रहा था। अब देखो यार, 10 ब्रांचेस का डेटा मेरे पास आया, 10 ब्रांचेस का सेपरेटली डेटा को मैं पूरा की पूरा स्क्रूटनाइज कर रहा हूँ, है ना। फिर यहाँ पर इन लोगों को पूरा बुला रहा हूँ, अरे ब्लड बैंक पहली बार किया ना, क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है, कुछ समझता ही नहीं है, तो समझना जरूरी है, तब चलकर मैं मेरा थोड़ा दिमाग लगा सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इनको बुला रहा था। फिर मैंने इस वाइस चेयरमैन को बुला, रहे सर, मैं बोला कि अरे समय लगेगा यार, इंटरनल ऑडिट है, मतलब थोड़ा समय दो, मैं बोला डोंट वरी, करते कुछ करते, आपकी आपको भी बुलाने वाला हूँ मैं अभी, है ना, आपकी भी हेल्प चाहिए मेरे को। तो वाइस चेयरमैन बोलता है, अरे सर मेरे पास बताओ, तुम इनको ही बुलाओ। नहीं सर, ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत समझना है मेरे को, आपकी भी हेल्प लगेगी। तो हंसते, चलो ठीक है ठीक है। अंदर से मेरे को ऐसा गुस्सा आ रहा है, हाँ, क्या है ये, मैं इनका काम कर रहा हूँ, इनका रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, और ऊपर से इसने मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, और ये मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा है। कंपनी उसकी, उसके एम्प्लॉयज को मैं पूछ रहा हूँ क्यों, क्योंकि कहां पर रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, कहां पर क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे को समझना है। एक तो मैं इतना सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ अच्छे से, इज्जत में, है ना, इसने मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, ये मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा है। आताबाजी सटक ली, मेरा ऐसा दिमाग ये हो गया, मैं बोला आता देख, आता आता तुम्हें बगा, है ना, कल से फिर से सबको बुला रहा हूँ, अरे बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, है ना। अब मेरे पास एक 15-20 दिनों में मेरे पास सारा डेटा आ चुका था। I was crunching through the data now. I was trying to understand what is the cost. मुझे ये अंदाजा लगाना था कि जब एक जो डोनेशन से जो ब्लड आता है, फिर उसका प्रोसेस क्या होता है, ये वो गाड़ियां लेकर जाते हैं वहां पर, फिर वो कैंप लगाते हैं, उस पर कितना खर्चा होता है, वो सारी चीजें मैं समझ रहा था। फिर ये जो प्रोसेस होता है, जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं, उसपे क्या क्या ऐड करते हैं, क्या करते हैं, कैसे फ्रीज करते हैं रेफ्रिजरेटर में, और कौन से टेम्परेचर पर, वट एवर इट इज, आई वॉज ऑल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इज द प्रोसेस, क्योंकि मुझे समझना था कि एक बैग की कॉस्ट कितनी होती है, पर बैग कॉस्ट। मुझे समझना था कि वो मार्केटिंग पर खर्चा कितना कर रहे हैं, या फिर प्रोसेसिंग पर खर्चा कितना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उस हिसाब से, मुझे यह समझना था कि इनकी प्राइसिंग जो है वो सही है या नहीं, और उससे मुझे यह समझना था कि वो उनके जो प्रॉफिट्स है, वो प्रॉफिट्स कम क्यों हो रहे हैं। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही थी, इस कंपनी के सेल्स नंबर हर साल ऊपर जा रहे थे, लेकिन प्रॉफिट नीचे जा, प्रॉफिट स्टेबल ही था। सेल्स ग्रो हो रहे 15%, 18%, 20%, है ना, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 10%, 11%, 10% इधर ही है। जब सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी तो इंक्रीज होना चाहिए ने, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है प्रॉफिट इंक्रीज? वो रीजन मुझे ढूंढना था, और वो रीजन मेरे को मिला। ठीक है, वो रीजन मेरे को मिला।
मेरे को सारा डेटा मैंने ऐसा एक्सेल में पूरा पूरा 10 ब्रांचेस का पूरा डेटा मस्त लेकर गया मेरे प्रिंसिपल के पास, मेरे जो प्रिंसिपल थे उनके पास लेकर गया, सीए के पास। मैंने बोला सर, ये देखो सर। मैं क्लाइंट के पास नहीं गया, मेरे सर के पास गया। मैं सर के पास गया, उनको दिया और बताया, देखो सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, जरा मेरे को ऐसी ऐसी सारी चीज समझ में आ गई है। मेरा जो प्रिंसिपल था वो बड़ा खुश हुआ देखकर। बोला, अखिलेश तूने काम तो किया है यार, मतलब जबरदस्त। लेकिन पता है वो क्या बोला? ये अगर मैं डेटा अपने क्लाइंट को समझाऊ बताऊंगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा तो क्या करूं? बोले इसको तूने सही से अरेंज नहीं किया है, तो इसको सही से अरेंज कर। ये प्रेजेंटेबल नहीं है यार। प्रेजेंटेबल नहीं मतलब क्या? तू अरेंज कर इसको, फिर अपन जाएंगे तेरा अरेंज होने के। अब तू समय ले, बोले तेरा समय ले, मुझे पता है बहुत सारा डेटा है ये, और तू समय ले और अरेंज कर, फिर अपन जाते, बोले मीटिंग करते हैं, तू एक्सप्लेन करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से तू पूरा डिटेल में जाकर जो तूने डेटा निकाला है ना भाई, बहुत ही खतरनाक है। मैंने कहा सर लेकिन कैसे अरेंज करूं, कुछ बताओ। वो तू कर। आई वॉज अगेन दैट डे में आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार। मतलब ये लोग मेरे को समझ नहीं रहे यार। इतना सारा डेटा मैंने लिया है, पूरा कलेक्ट किया है, और ये जो मेरा प्रिंसिपल है वो कहता है कि बहुत सही किया है, लेकिन तू इसको ठीक से अरेंज कर। आई वॉज टोटली ब्लैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई वॉज फीलिंग लाइक कि अरे भाई, इतना काम करके दिया है ना, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तू पूरा कर दे इसको। ही वॉज लाइक नो सर, आपने काम किया, आप करो इसको कंप्लीट। एंड ही वॉज नॉट रॉन्ग। मैं इस पर जाकर सोच रहा था, 2 दिन मैंने लगाए, इसको कैसे रिफ्रेम करूं, कैसे अरेंज करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड जब मैंने कनेक्टिंग द डॉट्स किया, मुझे वो वाला ऑडिट कर कर मेरे प्रिंसिपल के लिए, जो चार्टर्ड अकाउंट है, इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई उसके लिए, क्या बताऊं मैं। क्योंकि वो जो मैंने इतना पूरा, मैंने लिटरली 1.5 महीने तक वहां पर काम किया था, 1.5 महीने तक। 1.5 मंथ तक मैंने पूरा की पूरा डिपार्टमेंट को ऊपर नीचे कर दिया था। डिपार्टमेंट को, नॉट किडिंग, दिस इज, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। और मैंने जो समरी बनाई ना उसके बाद, दैट वाज सो अमेजिंग समरी। जहां पर मैंने सारा फॉर्मूलेस लगाकर, उसके अंदर का डेटा देखना है तो उस पर क्लिक करो, उसके अंदर की शीट, एक नई शीट खुलेगी, वहां पर जाओगे, वहां का डेटा क्लिक करना है तो और वहां पर क्लिक करो, एक और डिटेल वाली शीट खुलेगी। और ऐसे कर कर मैंने पूरा की पूरा खतरनाक तरीके से एक पूरा डेटा बना लिया था, इतना जबरदस्त तरीके से समराइज किया था। और आखिर वो घड़ी आ चुकी थी, जहां पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेरा प्रिंसिपल और मैं, हम लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बैठे हैं। और मेरे सर कहते हैं, अखिलेश, प्रेजेंट योर डेटा। वो वाइस चेयरमैन, जो मेरे दिमाग में गया था ना, वो वाइस चेयरमैन, अरे कुछ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हो यहाँ पर। वो चेयरमैन वहां पर स्माइल कर रहा है। एंड मैंने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द चेयरमैन। मैंने शुरू किया मेरा प्रेजेंटेशन और मैंने कहा कि आपके कंपनी में जो एक पर बैग की कॉस्ट होती है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ठीक है, तो वो पर बैग की कॉस्ट मैं आपको बताता हूं। लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल 160 रुपए है, और आप उसको बनाने के लिए ये सारी चीजें यूज करते हो, और अगर मैं उसको सम अप कर दूं तो वो इतना इतना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हम मार्केटिंग पर जितना खर्चा कर रहे हैं, या फिर हम लोग जो ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, वो इतना इतना ऐसा ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है, तुम्हारे सारे ब्रांचेस में पेट्रोल के एक्सपेंसेस मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो, बहुत ड्रास्टिक फर्क है एक कोई तो सिटी में, और ये सिटी में क्यों फर्क है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, वो आगे बताऊंगा। फिर मैंने कहा, लेकिन तुम्हारा सेल्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ, उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? एक तो तुम्हारा कहीं ना कहीं पर एक रेवेन्यू लीकेज वाला पर्सन है, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ऑफेंड मत होना। और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज टेक्नोलॉजी का। पहले तुम टेक्नोलॉजी ए पर काम करते थे, जहां पर कॉस्ट निकल कर आती थी 160। तो वो जो चेयरमैन था, उसको पूरा की पूरा टेक्नोलॉजी ए का कॉस्ट ऐसे टिप ऑफ द टंग पर था। वो कहता है हाँ, फिर तुम उसको इतने इतने में बेचते हो, कहता है हाँ। मैंने कहा तुम्हारा इतना प्रॉफिट मार्जिन है, बोलते हैं, हाँ। वो कहता है कि तुम्हारा इतना इतना कॉस्ट परसेंटेज होता है, बोलते हैं, हाँ। चेयरमैन सारे के सारे धड़ाधड़ वो एकदम एग्री कर रहा था। वाइस चेयरमैन तो उसको इतना कुछ ठीक ठाक पता था। फिर मैंने हुकुम का इक्का बी टेक्नोलॉजी के बारे में कहा। मैंने कहा तुम लोगों ने रिसेंटली एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो, और तुमने नई मशीनरीज खरीदी है,
यहां पर उनकी आंखें ऐसे खुल गई। बोले हाँ, ये किसी को जनरली पता नहीं होता है। मतलब ये बहुत ही इंटरनल चीजें हैं कि ये टेक्नोलॉजी बी से करे ए से करे, अपने को बैग तैयार करनी है, बैग बेचनी है। फिर उन्होंने क्या कहा कि हाँ, देन वाइस चेयरमैन कैसा ऐसा एकदम ध्यान से सुनने लगा। मैंने कहा कि ये तुम्हारा 160 में बनता है, लेकिन ये जो है ये तुम्हारा 220 में बनता है। चेयरमैन को इसका कॉस्टिंग इतना डिटेल नहीं पता था जितना ए का पता था, लेकिन हाँ मोटा मोटी पता था। मैंने कहा तुम लोग पहले ए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट ज्यादा बेचते थे, अब तुम बी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट ज्यादा बेचते हो। बोला हाँ। मैंने कहा तुमने इसकी प्राइसिंग जो रखी थी, इसकी प्राइसिंग 260 थी। बोला हाँ। मैंने कहा तुमने इसकी प्राइसिंग जो रखी है वो तुमने मन के हिसाब से, मन में जो है वो प्राइसिंग रखती, चलो 20 रुपए ज्यादा रख दे, 280। बोला हाँ। मैंने कहा पहले तुमको जो फायदा हो रहा था पर बैग के पीछे वो समझो 100 रुपए का हो रहा था, अभी यहां पर जो फायदा हो रहा है वो केवल आपको सिर्फ 60 रुपीज का हो रहा है। बोला हाँ। मैंने कहा तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्टली गिर चुका है। ये देखो पहले तुम्हें 100 रुपया मिल रहा था, अभी तुम्हें 60 रुपीज मिल रहा है। अभी तुम ये बैग ज्यादा बेच रहे हो और पहले तुम ये बैग ज्यादा बेच रहे थे, तो सेल्स तो तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन तो लेस है। बोलता है हाँ यार। वाइस चेयरमैन बोलता है आता काहीतरी काम केलंय असं वाटतंय, अभी तुमने कुछ काम किया है ऐसे लग रहा है। फिर मैंने उसको कहा कि तुम्हारी ये जो ब्रांच है, कौन सी ब्रांच, ये वाली सिटी की, मुंबई वाले सिटी की। बोलता है हाँ, ये मुंबई वाले सिटी में जो तुम्हारी ब्रांच चल रही है, यहां पर तुम्हारा जो कॉस्टिंग है वो वो अनबीटेबल है, मतलब वो बहुत ज्यादा है। वो बता अरे सर सिटी के हिसाब से कॉस्टिंग तो ऊपर नीचे होती रहती है ना। बोले कुछ भी क्या बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं सर। हर जगह पर अगर तुम्हारा कॉस्ट परसेंटेज अगर मैं देखूं, अगर कॉस्ट परसेंटेज 20% निकल कर आ रहा है तो यहां पर 50% का डिफरेंस है। 50% कॉस्ट थोड़ी ना होता है मेरा सिटी टू सिटी। चलो 25% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, बट 50% कैसे हो सकता है? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आपका एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट, जिसको आप आंख बंद कर जिस पर भरोसा करते हो, वो यहां पर इस ब्रांच को संभाल रहा है। बताए हाँ। मैंने कहा सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, यहां से रेवेन्यू लीकेज हो रहा है। यहाँ पर आपका धंधा बहुत है, धंधा बहुत है, लेकिन आपका यहाँ पर खर्चा पता नहीं चल रहा है आपको। वो कुछ भी खर्चे बता रहा है, लेकिन अगर मैं 10 ब्रांचेस का खर्चा देखूं, 10 ब्रांचेस का सेल्स रेशियो देखूं, 10 ब्रांचेस का कॉस्ट रेशियो देखूं, तो यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर रेवेन्यू लीकेज है। और आप इस बंदे को यहाँ से हटा दीजिए। बोले ऐसे कैसे हटाए सर, ये तो बहुत भरोसे का आदमी है। मेरा भरोसे का आदमी तुम्हारे पीठ पर छुरा मार रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है। एंड दे वर शॉक्ड टू नो द कॉस्टिंग ओवर देयर, इतना ज्यादा फर्क। मेरे पास एक्सेल शीट पूरा था। मैंने कहा ये देखिए यहाँ के खर्चे, ये अनरीजनेबल खर्चे हो रहे हैं यहाँ पर, और इसको दूसरे 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 किसी भी इसमें ये क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही सोची समझी साजिश यहाँ पर खेली जा रही थी। देन उनको समझ में आया। मेरा प्रिंसिपल को ऐसा प्राउड फील हो रहा है मेरे को देखकर, है ना। वो चेयरमैन खुश हो गया, वाइस चेयरमैन को ऐसे लग रहा था कि यार मैंने इसको कुछ गलत तो नहीं बोल दिया था पहले। यार ये सच में सुबह आकर शाम तक बैठता था, काम तो कर रहा था। जितना इसने 1.5-2 महीने के अंदर पूरा की पूरा चिट्ठा निकाला है, ये तो इस बिजनेस में धंधे में पिछले 15-20 साल से थे। पता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं लेकिन सच बता रहा हूं। उस दिन उन्होंने 10 ब्रांचेस में उनके अकाउंटेंट्स हैं, हेडक्वार्टर्स में बहुत, मतलब कुछ ज्यादा अकाउंटेंट्स हैं, फिर भी ये सारी चीजें गलती हो रही थी। उन्होंने उस दिन मुझे पता है क्या ऑफर किया, कि तुम हमारे साथ काम करोगे। क्योंकि ये जो मैं काम कर रहा था, ये बीच बीच में मैं क्या करता था, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अलग अलग जगहों पर मैं असाइनमेंट्स लेता था। और ये जो प्रिंसिपल थे ये मेरे पहचान के थे, और उनके यहाँ पर मैं कुछ 2 मंथ्स के लिए मैंने उनको कहा था कि मुझे कुछ असाइनमेंट्स होगी तो देना। तो उन्होंने मुझे ये असाइनमेंट दिया था स्पेसिफिकली बिकॉज आई वॉज वर्किंग, आई हैड डन माई आर्टिकलशिप फ्रॉम अ वेरी गुड फर्म, है ना। तो इसलिए उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, कि चलो 2 महीने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट है, तो मुझे ये वाला ऑडिट मिला था। एंड उसके बाद मुझे वो वाइस चेयरमैन ने बोला कि अरे यार आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। मैं क्या करूंगा ना, इतने सारे जो अकाउंटेंट है हर जगह पर, वो सबकी साइज कम कर दूंगा। आई वॉन्ट यू टू वर्क ओवर हियर, और तुम पूरा फाइनेंस हेड संभालो, फाइनेंस हेड तुम रहोगे, और तुम सारे के सारे अकाउंटेंट्स के
तुम हैंडल करोगे, तुम सारा सिर्फ काम करवा कर दो इनसे, इनको सिखाओ कैसे करना है, हमारे रिटर्न्स होते हैं, हमारा जो कुछ भी होता है, ये सारी की सारी चीजें तुम हैंडल कर लेना। I said thank you so much for the opportunity, but at this point of time I want to do something else. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। तो अभी के लिए मैं नहीं करूंगा, मतलब नहीं करना चाहता हूँ, बट थैंक यू सो मच बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं पर टीचिंग में जाने का भी था, एंड आई वॉज एक्सप्लोरिंग सम थिंग्स इन लाइफ, और मुझे लेकिन खाली नहीं बैठना था, तो आई वॉज डूइंग समथिंग। तो ये चीजें करते करते मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मतलब मेरे को टीचिंग में पार्ट टाइम करता था, और टीचिंग में मेरे को जाना भी था। तो ऐसी कुछ चीजें टर्न होती गई, एंड आई वॉज फीलिंग सो प्राउड कि यार ये जो ऑडिट हुआ था ना, बहुत जबरदस्त हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कॉस्टिंग को और प्राइसिंग को कोरिलेट ही नहीं किया। इन्होंने कॉस्टिंग निकाली भी नहीं, एक अप्रोक्सीमेटली पहले वाले गुड्स की इतनी प्राइसिंग है तो इसके वाले गुड्स की भी इतनी रख दो, विच इज रॉन्ग ना। चलो चाहे तुम्हारे पास रीजन भी होगा कि चलो कॉम्पिटेटिव प्राइसेस रखनी है, लेकिन तुमने कॉम्पिटेटिव प्राइसेस के साथ साथ कभी ना कभी थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करना चाहिए था। पिछले 3 सालों में तुमने वही प्राइसिंग रखी है। तुम्हें यहाँ पर ये कॉस्ट और प्राइस और प्रॉफिट मैनेजमेंट को तीनों को एक साथ कभी जोड़कर देखा ही नहीं, जो कि देखना चाहिए था। तो दिस वॉज समथिंग दैट वेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहां पर आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैसे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कैसे कॉस्ट एनालिसिस, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इसको डिटेल में कॉस्ट के चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स के कॉस्ट होते हैं, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में कैसी अलग होती है, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। और यहाँ पर प्रॉफिट मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पर आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है कि कितना स्टॉक रखना चाहिए। अब यार कुछ लोग कहते हैं कि अरे एकदम भर भर कर स्टॉक रख दो। द आंसर इज नो, दैट इज रॉन्ग। बहुत ज्यादा स्टॉक रख दिया तो वो खराब हो सकता है, वो चोरी हो सकता है, या फिर वो एकदम क्या हो जाएगा, यूजलेस रहेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखना इज रॉन्ग, क्योंकि तुम लोग को उसको रखने के लिए भी वेयर हाउस चाहिए। वेयर हाउस के लिए तुम्हें क्या लगता है, कैरिंग कॉस्ट लगती है, तुम्हें उसके लिए पैसा लगता है, रेंट लगता है। तो बहुत ज्यादा रखकर भी फायदा नहीं। बहुत कम अगर तुम रखोगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बहुत कम अगर तुम इन्वेंट्री रखते हो, बहुत कम तुम इन्वेंट्री रखते हो, तो व्हाट विल हैपन इफ यू पुटिंग वेरी लेस इन्वेंट्री। तो वहां पर तुम लोगों को अचानक से डिमांड अगर आ गया तो तुम उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। अचानक से डिमांड आ गया तो तुम उसे फुलफिल नहीं कर पाओगे, देन ऑल्सो यू आर लूजिंग। सो क्या करना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री रखनी चाहिए, नॉट वेरी लेस, नॉट वेरी हाई। तो हम लोग कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हैं, जैसे कि होता है एबीसी एनालिसिस, है ना, जो कि तुम अगले साल कॉस्टिंग में पढ़ोगे। तो उसके हिसाब से मुझे मेरे स्टॉक्स को रखना चाहिए, क्योंकि मेरा स्टॉक के कारण भी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो सकती है। क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक है तो मुझे वहां पर बहुत भारी भारी रेंट देना पड़ता है, खराब हो जाता है तो अगेन इट इज कॉस्टिंग मी। सो कहीं ना कहीं पर इन्वेंट्री के कारण भी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट आता है। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयरफॉर टू बी टेकन केयर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड मैक्सिमम बिजनेस फेल्स ड्यू टू द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक से बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। अब ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होती है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं कि जहां पर रिस्क नहीं होती है। किसी बिजनेस में छोटी रिस्क होती है, किसी बिजनेस में बड़ी रिस्क होती है। तो आपको आपके बिजनेस की रिस्क समझनी होगी। अगर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है तो आपको समझना होगा कि कितनी रिस्क है। अगर आपके बिजनेस में कम रिस्क है तो आपको समझना होगा कि क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो बिजनेस करते समय रिस्क के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन एडवांस यू कैन टेक सम मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मेरा केमिकल का बिजनेस है, तो रिस्क मैनेजमेंट में मैं क्या करूंगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स पहले ही लगा दूंगा, ठीक है, स्प्रिंकलर्स पहले ही लगा दूंगा। तो अपनी बिजनेस के हिसाब से अपने को रिस्क को मैनेज करना है, क्योंकि किसी दिन आग लग जाती है केमिकल फैक्ट्री में तो पूरी फैक्ट्री चली जाएगी। उससे अच्छा अगर मैंने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा के रखा है, अगर मैंने कुछ ना कुछ लगा के रखा है, तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट मेरी रिस्क मिटिगेट तो हो सकती है, कम तो हो सकती है।
वैसे ही यहाँ पर ये क्या कहते हैं, हर एक बिजनेस होता है, हर एक बिजनेस की अपनी अपनी रिस्क होती है, कहाँ पर ज्यादा रिस्क होती है, कहाँ पर कम रिस्क होती है, लेकिन आपको उस रिस्क को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया होगा और अगर आपने उस रिस्क को मैनेज ही नहीं किया होगा तो आपका बिजनेस रातों रात खत्म हो जाएगा। आपको ध्यान देना होगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी। तो इसी तरीके से हम लोगों ने आज सारा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी देख लिया है और बच्चा पार्टी आज यहीं पर रुकेंगे, लेकिन मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूं, दैट इज द शो मस्ट गो ऑन। ये मेरा एक मूल मंत्र है लाइफ के लिए, क्योंकि यार कई बार ना लाइफ में क्या होता है ना, बच्चे बहुत बार डिप्रेशन में चले, डिप्रेशन नहीं बट सोचते हैं मेरा नहीं हो पा रहा है, मुझे इतना क्यों करना पड़ता है, क्या किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो दे आर लाइक यार मैं क्या करूं। देखो यार लाइफ सबके सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बिकॉज इट्स लाइफ है ना, तो प्रॉब्लम तो होनी ही है। किसी की लाइफ में छोटी प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई बिलीव दैट कि तुम अगर भाग नहीं सकते हो तो क्या हुआ, तुम चल तो सकते हो। तुम अगर चल नहीं सकते हो तो क्या हुआ, तुम क्रॉल तो कर सकते हो। चाहे जिंदगी में जो भी हो जाए, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। स्पीड स्लो हो सकती है या स्पीड ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्रॉल करना, चलना, भागना जरूरी है। सो इसलिए आई से दैट द शो मस्ट ऑलवेज गो ऑन। तो इसी के साथ बच्चा पार्टी आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। आप लोग लाइक कर दीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो। और यहां पर जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो जाइए फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज ये ऑफर खत्म होने वाला है 14th को। 50% ऑफ चल रहा है। 9,000 रुपीज में आप लोगों को 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जो कि आप लोग को सिर्फ 1,000 रुपए प्रति महीना है ना। और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 7,500 ओनली, विच इज अगेन वेरी वेरी लेस, राइट। सो जाइए फटाफट से और शुरू कीजिए आपकी प्लस की क्लासेस को और आपके सीए फाउंडेशन की जर्नी को आपकी संकल्प टीम के साथ। So thank you so much everyone. Bye bye. Tata and take care guys.